Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS YouTube चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। चलिए, तो आज हम लोग की जो करंट अफेयर्स की सेक्शन है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके इस सेक्शन से करंट वाले सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में करीब 40 क्वेश्चंस आते हैं। अप्रॉक्स जो क्वेश्चन का लेवल होता है 40 क्वेश्चंस होता है और उस 40 क्वेश्चंस में अगर आप 38 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपकी प्रीलिम्स 110% है जो वो क्वालिफाई हो जाएगी। ओके, लेकिन ये टारगेट रख करके चलना है कि 38 क्वेश्चंस हमें करके आना है, तो उससे आपको कहीं भी फिर ये डाउट नहीं रहेगा कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। 100% श्योर है प्रीलिम्स हो जाएगी, इवन आप कह सकते हैं कि 110%। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर करंट अफेयर्स को। और इसके लिए एक चीज़ आपको करना होगा कि एवरीडे आप इस सेक्शन में करीब 40 मिनट से लेकर 1 आवर का टाइम एवरीडे आप करंट वाले सेक्शन को दें। ओके, एवरीडे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपका टाइम का कम हो, थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, कम हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन करंट वाले सेक्शन को आप एवरीडे इतना टाइम दिया करें क्योंकि यही एक सेक्शन है जो आपके प्रीलिम्स को पार करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा ये। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट सेक्शन को और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे आज हमारे पास हैं और क्या क्या चल रहा है, मुद्दों में क्या है। और दूसरी चीज़ कि इसके साथ हमें ये भी करना है कि जो भी कुछ चीज़ें जैसे पहले से होती चली आई हैं और उसके साथ कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं तो हमें उसे कोरिलेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस नए वाली चीज़ों को आज याद करना, नहीं, इससे पिछली घटना क्या हुई थी, इससे पहले घटना क्या हुई थी, उन सभी चीज़ों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के। फर्स्ट मुद्दा क्या है, क्या हमारे पास है, देखते हैं। चलिए, सबसे पहला मुद्दा है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का। ओके, चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया। और किस नदी पे बनाया गया है? किस नदी के नीचे? तो आपकी जो हुगली नदी, सबको पता है कोलकाता में ये, तो हुगली नदी के नीचे इस जो ट्रैक है, इस मेट्रो ट्रैक को हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। ठीक है, और ये पहला ऐसा है, भारत का ये पहला है अंडर वाटर। ओके, चलिए, तो भारत में पहली बार किसी नदी के नीचे ट्रेन चलाने का सफल परीक्षण हुआ है। कहां से कहां तक? ये कोलकाता से लेकर के आपका ये स्टेशन आएगा हावड़ा तक। ओके, कोलकाता से हावड़ा के बीच में जो सुरंग बनाए गए हैं वहां से इस ट्रेन का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। और परीक्षण कितने? हुगली नदी के नीचे। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे करीब 32 मीटर की गहराई में जो है वो सुरंग जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, इस मेट्रो सेवा में भूमिगत ट्रैक की कुल लंबाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि कोलकाता में जो मेट्रो ट्रेन जो शुरुआत की जा रही है वो किस नदी के नीचे है? तो हुगली नदी के नीचे। कहां से कहां है? तो कोलकाता से लेकर के वो हावड़ा तक की ये मेट्रो ट्रेन कभी चलाई जाएगी। अगर ये सफल परीक्षण हो गया, सही ट्रायल हो गया, सही चलने लगी तो आगे फिर इसे बढ़ाया जाएगा। ओके, और वैसे भी आप लोगों को ये पता है कि कोलकाता में ही भारत में सबसे पहले अगर मेट्रो ट्रेन की सेवा जो शुरू हुई थी, मेट्रो ट्रेन की सेवा वो कोलकाता में ही आरंभ हुई थी। ओके, सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की सेवा कोलकाता में ही स्टार्ट हुई थी। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका कहाँ? कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल शुरू किया गया है। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं हमारे पास क्या है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछेगा कहाँ की है, राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान की। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा इनका, शायद ये बहुत अच्छे से लोकेट नहीं हो रहा हो। चलिए, राजस्थान की कौन है? नंदिनी गुप्ता। ओके, ये दोनों नाम याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि राजस्थान की कौन है वो जिन्हें फेमिना मिस इंडिया, या फिर नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है? तो ये राजस्थान की है जिन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या मुद्दा है। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसको भेज रहा है भारत? अफगानिस्तान को। कितने टन? करीब 20,000 मेट्रिक टन की बात हुई है, जिसमें कि अभी 10,000 करीब मेट्रिक टन जो है भारत अफगानिस्तान को भेज रहा है। एक्चुअली अफगानिस्तान के कुछ हिस्से जो हैं
वो भी मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि वहाँ के लोग भूखे मरने की हालत में पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेज रहा है, यहाँ से ये निर्यात करेगा। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, ये उसी रास्ते से ये इनका जो है ये गेहूं का निर्यात जो किया जाएगा। ओके, इसके साथ है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता हुआ है। किसका हुआ, किसके साथ हुआ है समझौता? विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये पूछ सकता है कि किसके साथ समझौता किया गया है भारत का, तो वो क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम है क्या, क्यों उसके साथ भारत ने समझौता किया है, आखिर क्या है ना। तो आप इसे ये जान लीजिए कि एक मानवतावादी, जो सबसे बड़ा मानवतावादी अंतर सरकारी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी अंतर सरकारी संगठन है, जो कि भूखमरी और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने आपको भी बताया कि अफगानिस्तान की कंडीशन आप लोग भी देख ही रहे हैं, तालिबान वगैरह सब का जो मुद्दा वहाँ चल रहा है, तो उस यहाँ पे क्या, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कुछ ऐसे हैं कि इतनी गरीबी देख रहे हैं कि खाने के लिए वहाँ पे मतलब बोला जाए तो खाने के मोहताज है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो एक मानवतावादी, ओके, तो इसने क्या किया, संगठन है जो कि भूखमरी, कहाँ के लोग भूखे रह रहे हैं वहाँ उन लोगों के लिए संगठन जो है कार्य करती है। तो इसने भारत के साथ समझौता कर लिया है करीब 20,000 मीट्रिक टन का, जिसमें 10,000 मीट्रिक टन जो है अभी सप्लाई की जाएगी। ओके, ध्यान केंद्रित करता है। और इसके इस WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अगर पूछा जाए कि प्रमुख कौन है, तो सिंडी मैककेन, ध्यान रखिएगा। ओके, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग शायद उस पर एनालिसिस नहीं करते होंगे, उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो पिछले एक साल का देखिएगा करंट को उठा करके, जो भी कुछ चीज़ें, जैसे ये क्या हो गया, करंट से रिलेटेड हो गया, कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे रिसेंटली था कि डोगरी भाषा को, तो वो किस संविधान संशोधन में कैसे उसको पॉलिटी में उठा के दे देगा, इस तरह से अभी जैसे उनका किया गया था BD सावरकर का, तो उसको हिस्ट्री में दे देगा। क्वेश्चंस आपके जो लेवल है वही बनते हैं, जो बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन का तरीका यही होता है, एनालिसिस अगर आप करके देखेंगे तो। और दूसरी चीज, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल है कि बिल्कुल फैक्चुअल, अच्छा ये ऐसे करके उठा के देता है। ओके, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, क्योंकि उनकी ये भी है कि एक ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चंस तो आने ही है, लेकिन वो कुछ होते हैं, बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं करंट के ही सेक्शन से ही होते हैं, कहीं हिस्ट्री में जोड़ देता है, कहीं पॉलिटी वाले पॉलिटी में जोड़ देता है, साइंस से टेक का साइंस में जोड़ेगा, अगर इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड है तो उसमें जोड़ देता है। तो क्वेश्चंस जो है आपके इसी प्रक्रिया से बनते हैं। अगर आपको फेथ ना लगे तो एक बार आप क्वेश्चन का एनालिसिस करके देखिए और एक साल का करंट सेक्शन को उठा करके देखिए। ओके, चलिए, तो ये है सिंडी मैककेन। हाँ, अब WFP की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दिसंबर में हुआ था या नवंबर में हुआ था। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट इन 1961। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। रोम, इटली में है। ओके, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मुद्दा है हमारे पास। US वित्त वर्ष यानी US ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। कौन? US। किसका? भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। करीब अगर आप लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करेंगे 22 में, यानी 2021 से 22 के बीच में, और फिर अभी इस साल देख रहे हैं, तो आपकी जो बढ़ोतरी हुई है व्यापार में 7.65% करीब बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 7.65% जो है ये बढ़ गया है। और बढ़ करके रिसेंटली व्यापार जिनका चल गया है 22-23 में, फाइनेंशियल 22-23 में 128.55 बिलियन डॉलर का। ओके, इतने डॉलर का इनके बीच में व्यापार जो है चल रहा है। इतना व्यापार इनके बीच में 128.55 बिलियन डॉलर, 128.55 बिलियन डॉलर, करीब कितना बढ़ गया है? 7.65%, यानी लास्ट ईयर कंपेटिवली अगर आप देख रहे हैं तो इतना परसेंट का व्यापार बढ़ चुका है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे कौन है? ये तो US सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हो गया। सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन में इसने क्या किया है? चीन को पीछे छोड़ा है, यानी चीन जो है वो सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट आपका US है, सेकंड आपका चीन है। ओके, चाइना।
थर्ड में कौन सा है? UAE। फोर्थ कौन सा है? सऊदी अरब है, सऊदी अरब। एंड फिफ्थ में है आपका सिंगापुर। ओके, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो थर्ड तक भी अगर याद है तो चलो कोई बात नहीं, लास्ट एक और दो हम देख लेते हैं। चाइना है, UAE है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है। तो चाइना जो है आपका करीब करीब ये 2013-14 से लेकर के 2018-19 तक ये जो है लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। लेकिन जब से रिलेशन खराब हुए हैं, डोकलाम विवाद वगैरह चल रहा है, तो इसने क्या किया है, इसके बाद से संबंध खराब हुए और अब वर्तमान में यूएस जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है हमारे पास? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ। ए हेल्प से आप थोड़ा सा बस ऐसे समझ लें कि एनिमल हेल्प। ओके, ए हेल्प को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? एनिमल हेल्प। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो प्रोग्राम है, ये एनिमल हेल्प के लिए ही चलाई जा रही है। ओके, किसके कहाँ चल रहा है ये? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा ये चलाया गया। इसमें क्या किया गया है कि पशुओं के संरक्षण के लिए, मतलब उनकी एक अच्छी सी देखभाल के लिए जितने भी आपके पशुपालक हैं या डेयरी किसान हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो आपका दिनों दिन क्या होता जा रहा है। अभी वर्तमान में कर्नाटक का मुद्दा आया था कि अमूल को लेकर के और आपका एक ब्रांड नंदिनी को लेकर के कि नहीं हम आयात नहीं करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे। तो आजकल क्या किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल में भी ऐसा किया गया था, संजीवनी चलाई गई थी, मैंने आपको क्लास में बताया था। तो उसी प्रकार से अभी उत्तराखंड में भी ए हेल्प कार्यक्रम, आप लोगों ने आशा कार्यकर्ता का नाम सुना है? वो क्या करती हैं कि जो आशा कार्यकर्ता घर से लेकर के हॉस्पिटल के बीच में एक सेतु का काम करती हैं, है ना, सेतु का काम करते हैं महिलाओं के लिए खास करके। उसी प्रकार से जो यहाँ पे भी इनको क्या किया गया है, जो गौ के संरक्षण के लिए या जो पशुपालक हैं उनको एक सहायता देने के लिए, सपोज किसी भी पशु को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो वहां से लेकर के एक पशु चिकित्सा जो संस्थान होती है, जो सेवा संस्थान है, तो उनके बीच में ये एक सेतु का काम करता है। एक प्राइमरी जो चिकित्सा बोला जाता है कि फर्स्ट स्टेज में वो इनका काम होता है ए हेल्प का। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाया है। शायद उन्हें लगता होगी महिलाएं काफी अच्छे से कर सकती है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाया कि नहीं, महिलाओं को अगर हम ट्रेन करके देते हैं, दूर दराज में ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पे महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। किसके लिए? इस प्रोग्राम के लिए, ए हेल्प कार्यक्रम के लिए। इसके द्वारा ये क्या करेंगे, पशुधन बीमा योजना जो है उसका रेगुलेट में भी इनका क्या रहेगा, एक मुख्य भूमिका रहेगी। ये लोग उसमें भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पशुधन जो आपका बीमा योजना है उसमें भी इन लोगों का एक रोल रहेगा। मैंने आपको बताया था कि पशुधन बीमा योजना भी 2005-06 में स्टार्ट किया गया था। ओके, किसके लिए? ये भी पशुपालक और डेयरी किसान के लिए ही है। चलिए, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका किस प्रकार से चलाया जाएगा? पशुपालक और पशु चिकित्सा, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है पशुपालक और पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु चिकित्सा, इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, एक सेवा प्रदान करेगा, एक जोड़ने का इनको काम करेगा, ठीक है। इनका बेसिकली क्या है, जो एक गांव में पशुधन की जो आबादी है उसको बढ़ाना है। एक गांव में जो पशुधन की आबादी है उसको बढ़ाना है, उसको काफी अच्छे से आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार का, जैसे गोकुल आपका मिशन है ना, गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके तहत क्या किया जाता है कि जो कृत्रिम रूप से गर्भधारण है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे सुधार किया जाए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर किसी भी पशुओं में कोई संक्रामक रोग लगता है तो उससे कैसे निदान किया जाए, तो उन सभी को देखते हुए बेसिकली किसके लिए है, पशुपालन विभाग। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पशुपालन विभाग, तो पशुओं के लिए ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड की सरकार द्वारा चलाई जा रही है। क्लियर? मैंने समझाने के लिए कहा था कि जिस तरह से आशा कार्यकर्ता होती हैं उसी तरह से यहाँ पर भी ग्रामीण आबादियों के लिए किसको लिया जा रहा है, महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है दूर दराज में जो ग्रामीण इलाका है, ताकि वो सही तरीके से सुचारू रूप से एक पशुपालक और पशु चिकित्सा के बीच में ये सेतु का काम करती हैं। जो पहला स्टेज जो होता है, प्राइमरी स्टेज जो है, उसमें ये इनके द्वारा ट्रीटमेंट
दिया जाएगा। ओके, इन्हें ट्रेन करके। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे और कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं इसके साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ए हेल्थ के बारे में। मैंने आपको बताया कि ए हेल्थ क्या है, तो यह पहल जो ए हेल्थ यानी एनिमल हेल्थ, यहाँ बस इतना ध्यान रखिएगा, ये आपको समझने के लिए बता दे रही हूँ कि ए हेल्थ का मतलब एनिमल हेल्थ के लिए है। ओके, अब इसमें किसके द्वारा है, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ओके, के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग, ठीक है, किसके साथ है, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके साथ समझौता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है खास करके यूपीएससी में जरूर पूछता है और यूपीएससी को फॉलो करता है स्टेट यूपीपीसीएस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, उनका काफी कुछ जो क्वेश्चंस के फॉलो कौन करती है, यूपी करती है, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में रहेगा, ऐसा नहीं कि फैक्चुअल पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन को उठा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता किसका किसका, पशुपालन और डेयरी विभाग का। ओके, इसे स्थानीय पशु चिकित्सा, जो लोकल पशु चिकित्सा संस्थान और पशुपालकों के बीच, मैंने आपको भी बताया कि जो संस्थान है पशुपालकों के बीच में जो दूरी होती है ना, कि डॉक्टर को बुलाना, ये करना, लोग पहले घरेलू ही शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पशुओं की तबीयत बिगड़ती चली जाती है और आप देखते रहते हैं कि क्या कंडीशन होती है कि बीच की खाई को पाटना। ओके, और प्राथमिक सेवाएं प्रदान करना, मैंने कहा था ना कि प्राइमरी स्टेज में जो भी हो सके वे उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रदान करने के लिए किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले एमपी और जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। ठीक है, एमपी एंड जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। अब बात आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह आपका 2013 में आया। केंद्र सरकार की पहल है, ये केंद्र सरकार की है, ये तो पता है क्योंकि राष्ट्रीय लगा हुआ है तो केंद्र सरकार की पहल होगी। इससे पहले क्या हुआ था, स्वर्ण जयंती जो आपका ग्रामीण रोजगार है उसको चलाया जा रहा था। ठीक है, कौन सी थी उससे पहले आपकी थी स्वर्ण जयंती। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार, इसी को क्या किया गया 2013 में, इसे ही चेंज किया गया। ओके, 2013 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को ही चेंज करके क्या किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर दिया गया। कब, 2013 में, ध्यान रखिएगा। ओके, स्वर्ण जयंती ग्रामीण जो पुराना वाला योजना था उसे 2013 में चेंज किया गया। फर्स्ट थिंग, अभी किसके द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, केंद्र सरकार की कौन सा मंत्रालय होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। कब स्टार्ट किया गया था, 2013 में। चलिए, तो ये हो गया। और किसके लिए, ग्रामीण विकास, यानी क्या है, ये ग्रामीणों के विकास के लिए है, जो गांव में तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए। किसके लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए। ओके, ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये ग्रामीण आजीविका मिशन। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं, क्या है, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक जापान में। किस पर है, जलवायु है, ऊर्जा है और पर्यावरण पर G7 के जो मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है, जापान में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर, जापान में आयोजित की जा रही है। एक सेकंड में आप लोग एक चीज बता दूंगी आपको थोड़ा सा कि जब मैं क्लास ले रही हूँ तो यहाँ पे बाहर के भी कुछ शायद आप लोगों को साउंड जा रही होगी। ओके, थोड़ा सा क्या हुआ है कि कुछ टेक्निकली इश्यूज आ रही है, लगातार थोड़ा साउंड्स को लेकर के आ रही है, तो ये आपकी इश्यूज जो है 2-3 दिनों में सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकली रूप से जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ नहीं है, अभी आउट ऑफ वो सिटी है, तो जैसे ही आते हैं 2-3 दिनों में आपकी प्रॉब्लम जो है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो मेरी तरफ से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ी सी मैनेज कर लें। तो
2 दिनों के बाद कुछ अगर अभी बुरा चल रहा है तो कुछ अच्छा आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जापान के कहां पर? सप्पोरो में, सप्पोरो, जापान के सप्पोरो में क्या किया गया है? G7 नेता की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें एक्चुअली इन लोगों ने ये किया है कि हाँ, देख ही रहे हैं, साफ पता चला जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण है, तो 2035 तक इन लोगों ने एक टारगेट रखा है। लास्ट ईयर भी इनकी बैठक हुई थी तो उन्होंने टारगेट कर लिया था कि हमें 35 तक बिल्कुल जीरो कार्बन का करना है। और अभी जो इनकी इस तरह से बैठक कर रहे हैं कि नहीं, हमें पॉल्यूशन में सबसे कम मतलब उनका जो उत्सर्जन है बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे जो उनकी ग्लोबल बजट रिपोर्ट जो आई है 2022 की, तो उसमें चीन, अमेरिका और यूएई, कौन कौन? चीन है, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन, ये तीन जो हैं आपके कार्बन के उत्सर्जन में मोर देन 50% इन्हीं का रोल है। मोर देन 50%, अगर कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसमें आधा से अधिक इन तीन का रोल है। चीन का है, अमेरिका का है और यूरोपीय संघ का आधा से अधिक रोल इन्हीं लोगों का है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि नहीं, हमें इस पे क्या करना है? कंट्रोल करना है। ग्लोबल कार्बन बजट का रिपोर्ट है ये, किसकी रिपोर्ट है ये? ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि दुनिया में जितने भी उत्सर्जन हो रहे हैं, आधे से अधिक कार्बन का CO2 का उत्सर्जन यही तो 3 कंट्रीज कर रही है। ठीक है, CO2 उत्सर्जन मोर देन 50% ये 3 कंपनी कर रही है, ये 3 देश कर रहे हैं। ओके, तो इन लोगों ने क्या टारगेट किया है कि हमें गैस की खपत को कम करना है और नवीकरणीय यानी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसके द्वारा हमें बिजली की जो खपत है उसको क्या करनी है? उसके द्वारा हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना को सक्षम करना है। ठीक है, गैस की खपत को कम करना है। इनका टारगेट क्या है कि गैस की जो खपत होती है उसको कम करना है और रिन्यूएबल एनर्जी इसके द्वारा क्या करना है? बिजली उत्पादन जो है बढ़ाने को हमें सक्षम होना है। इसके द्वारा बिजली उत्पादन को बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसके द्वारा बढ़ाना है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि G7 की। G7 यानी कितने कंट्रीज हो गए? 7 कंट्रीज हो गए। कौन कौन से हैं G7 के 7 कंट्रीज? कौन कौन से हैं G7 में? G7 में कौन कौन से हैं? US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान। ओके, 48 तो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था लास्ट ईयर जो हुई थी, इसकी 2 याद रखना है, लास्ट ईयर और दिस ईयर। ओके, तो लास्ट ईयर कहाँ हुई थी G7 की? लास्ट ईयर कहाँ हुई है G7 की? लास्ट ईयर कहाँ पे हुई है? लास्ट ईयर कहाँ हुई है? लास्ट ईयर हुई है जर्मनी में। ओके, जर्मनी। कौन सा था वो? नंबर याद रखिएगा, 48 था। अब इस साल कौन सी होगी? 49 होगी। कहाँ होगी? जापान में। ओके, और ये एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1975 में। ओके, 1975 में। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं, कौन सा है हमारे पास। अच्छा हाँ, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन कौन से हैं? अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM, अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन मिले हुए हैं? अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग है, नीति आयोग भी साथ में मिला हुआ है। ठीक है, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। एक्चुअली भारत भर में जितने भी स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, उनको क्या किया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में आप क्या और इनोवेशन कर सकते हो, उसके लिए इनको
एक जो है आपका एक बोला जा सकता है कि एक तरह का ये मिशन को चलाया जा रहा है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन शामिल है? भारत भर के स्कूली बच्चे इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, इस पहल में उनको शामिल किया गया है। इसका कौन सहयोग कर रहा है? नीति आयोग भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा, इसमें नीति आयोग भी शामिल है। AIM है प्लस नीति आयोग भी शामिल है, नीति आयोग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में चाबहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। राइट आंसर मुंबई। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया था कि अफगानिस्तान के साथ जो गेहूं निर्यात की बात की जा रही है कि इतना निर्यात किया जाएगा, तो उसकी बैठक जो हुई है किस शहर में हुई है? तो मुंबई में। और कहाँ? चाबहार। चाबहार कहाँ का है? ईरान का बंदरगाह है। ये कहाँ का है? ईरान का है, ईरान का चाबहार बंदरगाह। ठीक है, चाबहार पर किसकी साथ? भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किया है। कहां पर? मुंबई में किया है, क्योंकि इनकी क्या बात चल रही है कि आपको चाबहार बंदरगाह के द्वारा ही इस पे निर्यात किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 14 अप्रैल 2023 को जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA इसके द्वारा किया जा रहा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी से? 14 अप्रैल को जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, यानी ये जो बृहस्पति की जो चंद्रमा है उसके बारे में खोज करने के लिए जा रहा है। और बृहस्पति तक पहुंचने के लिए कौन सा घुमावदार रास्ता से पहुंच सकेगा उसके अवलोकन के लिए जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी से जो है क्या होता है सबसे दूरी पर कोई ग्रह कौन सी है? वो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। आपको पता है ये ग्रह में सबसे बड़ा है, तो इस तरह कैसे इस पे घुमावदार रास्ते से जाया जा सकता है, उसी के अवलोकन के लिए क्या किया जाएगा? इसको जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अप्रैल 2023 को DRDO इंडस्ट्री एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र DISCOE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT जोधपुर, IIT हैदराबाद। ठीक है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र है ये, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन यूनिसेफ, UNFPA विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ इसने क्या किया है? समझौता किया है। कितने टन का? 10,000 मीट्रिक टन अभी जो है वो भेजेगा। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाएगा। कौन सा उपग्रह है? निसार है, भास्कर 2 है, इनसैट 2 है, कार्टोसैट 1 है। कौन सा होगा? निसार। निसार यानी किसके साथ है? इसरो और प्लस नासा, इसमें दोनों मिले हुए, दोनों काम कर रहे हैं, इसरो प्लस नासा, ये दोनों इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों में इसरो और नासा दोनों कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व कला दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला विश्व कला दिवस 2015, 2014, 2013, 2012। राइट आंसर 12 में। पहला विश्व कला दिवस एक्चुअली एवरी ईयर क्या होता है? 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है ये? एवरी ईयर 15 अप्रैल। 15, लेकिन इसमें यहाँ पूछा है, पहला पूछ लिया है, तो पहला मनाया गया था 2012 में। एक्चुअली इतालवी, कौन थे? इतालवी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और वास्तुकार हैं। वास्तुकार, ये तीनों क्या है? इतालवी। कौन है? सबने नाम सुना होगा, लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो डी विंची। ठीक है, इन्हीं की जयंती पर ये मनाया जा रहा है। ओके, इन्हीं की जयंती पर ये मनाया जा रहा है। और किसके कौन कर रहा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ इस दिन को दुनिया भर में क्या कर रहा है? ताकि रचनात्मक
कार्य को बढ़ावा देने के लिए, ओके, रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है, रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रचनात्मक चित्र में बढ़ावा देने के लिए, ओके। चलिए ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। बिहार में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहार में। अच्छा, बिहार के किसी उत्पाद को भी रिसेंटली जो है जीआई टैग दिया गया, वो कौन सा उत्पाद है? बिहार के किसी उत्पाद को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, तो वो कौन सा उत्पाद है? वो है मिर्चा चावल, ओके, मिर्चा चावल। तो अगर इसे देने के बाद अब तक कुल मिलाकर के बिहार के कितने कृषि उत्पाद हो गए जिनको जीआई टैग दिया गया है? टोटल 6 जीआई टैग, ठीक है, टोटल 6 को। कौन कौन से हैं? तो भागलपुर का आपका कौन सा हो गया? कतरनी चावल हो गया, नवादा का मगही पान है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, कतरनी धान है या चावल, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। और आपका कौन सा उत्पाद हो गया? मगही पान हो गया। टोटल 6 उत्पाद करीब करीब, ठीक है, टोटल आपके 6 उत्पाद हो गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात एंड यूएस। यूएस इज योर राइट आंसर। मैंने अभी बताया है, तो काफी आसान हो जाएगा अपना पर क्लास करना, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर अगर आप करते हैं तो काफी आसान है। वित्त वर्ष 2023 में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो क्या होगा? यूएस है, यूएस सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उसके बाद सेकंड में चीन है, थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद है आपका सऊदी अरब, और अगर फिफ्थ की बात की जाए तो कौन सा है? सिंगापुर, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले के 59 संस्करण में निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है? श्रेया, पूजा, नंदिनी गुप्ता, पूनम मलिक, आलिया सिंह। क्या होगा? नंदिनी गुप्ता, ओके। एंड जो रनर अप रही है श्रेया पूंजा रही है, ये फर्स्ट है, ये तो विजेता ही है। रनर अप श्रेया पूंजा रही है, ओके, ये ध्यान रखिएगा, श्रेया पूंजा रनर थी, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी हो गई आज टोटल आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, या आप लोगों को और किस तरह से क्वेश्चंस चाहिए, एनी डिस्क्रिप्शन चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया जाए या क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया जाए। Whatever, in any kind of problem, you can message me or you can comment me in my comment section. This is my own YouTube channel, OCIS YouTube channel. Okay, ये मेरी अपनी चैनल है OCIS। तो इसमें आप लोग काइंडली मैसेज क्या करें तो मुझे समझ में आ पाएगा कि क्या चेंजिंग और कर सकते हैं, ओके। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।